नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका टीजीटी बायोलॉजी की ऑनलाइन क्लासेस में। कल हम लोगों ने एनीमिया तक स्टडी की थी और एनीमिया रक्त अल्पता के टाइप्स को देखा था। माइक्रोसाइटिक एनीमिया, आयरन की कमी, मैक्रोसाइटिक और फॉलिक एसिड विटामिन 9 की कमी, पर्निसस एनीमिया विटामिन B12 यानी कि साइनोकोबालामिन की कमी और हीमोलिटिक एनीमिया आरबीसी का लयन, आरबीसी के क्लैंप बनना। तो उसी के क्रम में हम लोग बॉडी फ्लूइड एंड सर्कुलेटरी सिस्टम को आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे सेकेंड टाइप WBC वाइट ब्लड सेल्स की स्टडी। तो WBC को ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इनकी संख्या 6000 से 8000 प्रति मिलीमीटर क्यूब होती है। आकृति अमीबीय आकार के ये होते हैं और अमीबीय प्रकृति के होने के साथ साथ WBC की संख्या का बढ़ना ल्यूकोसाइटोसिस कहलाता है। ल्यूकोसाइटोसिस WBC की संख्या का बढ़ना है। ब्लड कैंसर या ल्यूकीमिया में WBC की संख्या 1 लाख से ऊपर तक हो जाती है। इस प्रकार 1 लाख से ऊपर तक इनकी संख्या का होना ही ल्यूकीमिया या कैंसर कहलाता है, जिसे हम लोग ब्लड कैंसर बोलते हैं। WBC की संख्या में होने वाली निरंतर कमी ल्यूकोसाइटोपिनिया कही जाती है और ल्यूकोसाइटोपिनिया WBC की संख्या में होने वाली कमी है। इसके अलावा यकृत हीम समूह में उपस्थित आयन को संग्रहित करता है, यानी कि Fe डबल पॉजिटिव ग्रुप के आयरन को संग्रहित करने का काम लीवर करता है तथा शेष भाग को बिलिरुबिन और बिलिवर्डिन नामक पित्त लवणों द्वारा बदलकर उत्सर्जित कर दिया जाता है। तो हीम समूह को संग्रहित करने वाले लीवर हैं और बचे हुए भाग जो हैं वो बिलिरुबिन या बिलिवर्डिन नामक पित्त लवण से बदलकर उत्सर्जित कर दिए जाते हैं। तो इसी के क्रम में कुछ मेन पॉइंट जो कि टीजीटी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट हैं, आइए देखते हैं और अंडरलाइन भी हम करते चलेंगे ताकि समझ में आए आपको। तो यहाँ दिया हुआ है कि कशेरुकियों की सबसे बड़ी आरबीसी एम्फीबिया वर्ग में होती है, एम्फीयूमा, जिसका साइज 75 टू 80 माइक्रोन है। और कशेरुकियों की सबसे बड़ी आरबीसी स्तनधारी वर्ग में होती है और किसमें पाई जाती है, तो मस्क डियर, साइज इनका 2.5 माइक्रोन तक होता है। स्तनधारी की सबसे बड़ी आरबीसी एलिफेंट 9 टू 11 माइक्रोन की पाई जाती है, हाथी में होती है। और आरबीसी की संख्या में सामान्य वृद्धि पॉलीसाइथीमिया कहलाती है, यानी कि आरबीसी की संख्याओं में होने वाली सामान्य वृद्धि को हम लोग पॉलीसाइथीमिया कहते हैं। भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान आरबीसी का निर्माण प्लेसेंटा, लीवर, स्प्लीन व थाइमस ग्लैंड द्वारा होता है। तो ये क्वेश्चन बने हैं कि भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो प्लेसेंटा या लीवर या स्प्लीन व थाइमस ग्लैंड के द्वारा होता है भ्रूणीय परिवर्धन के दौरान आरबीसी का निर्माण। अतिरिक्त आरबीसी का संग्रहण भी स्प्लीन में होता है, यानी कि बचे हुए आरबीसी को स्प्लीन या प्लीहा में एकत्रित किया जाता है, इसीलिए इसे शरीर का ब्लड बैंक भी कहते हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है कि शरीर का ब्लड बैंक कौन है, तो आरबीसी के अतिरिक्त मात्रा का संग्रहण करने वाला स्प्लीन ही शरीर का ब्लड बैंक है। आइए हम लोग देखते हैं WBC के प्रकार को। WBC को 2 भाग में बांटा गया है, ग्रैनुलर कणकीय और एग्रैनुलर अकणकीय। ग्रैनुलर को याद करने के लिए आप बेंजी याद कर लीजिए, B फॉर बेसोफिल, E फॉर इओसिनोफिल, एसिडोफिल, N फॉर न्यूट्रोफिल एंड G फॉर ग्रैनुलर। तो बेसोफिल, इओसिनोफिल, न्यूट्रोफिल या ग्रैनुलर ये कणकीय प्रारूप के प्रकार हैं और मोनोसाइट, लिम्फोसाइट अकणकीय रूप में रखे गए हैं। तो ये WBC का टाइप था, कणकीय एवं अकणकीय। कणकीय या ग्रैनुलर टाइप में आपके बेंजी आते हैं
बेसोफिल, इओसिनोफिल जिसे एसिडोफिल कहा जाता है, न्यूट्रोफिल और ग्रैनुलर। का मीन्स यही है कि ग्रैनुलर में आपके 3 हैं, बेसोफिल, इओसिनोफिल एंड न्यूट्रोफिल, और अग्रैनुलर में आपका मोनोसाइट एंड लिम्फोसाइट आता है। हिस्टामिन का श्रावण बेसोफिल तथा मास्ट कोशिका से होता है। ये क्वेश्चन बनता है कि हिस्टामिन का श्रावण करने वाली कोशिकाएं कौन सी हैं, तो बेसोफिल या मास्ट कोशिका ही हिस्टामिन का श्रावण करती हैं। यह नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थ है। हिस्टामिन का कार्य ऊतकों में प्रदाह प्रक्रिया को बढ़ाना होता है। इन्फ्लेमेंटेशन की प्रक्रिया को हिस्टामिन बढ़ाता है। ये टीजीटी 2011 में पूछा गया था कि ऊतकों में प्रदाह प्रक्रिया को संपन्न करने वाले कौन हैं, तो उसका आंसर है हिस्टामिन। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। एक बार फिर से देख लीजिए कि हिस्टामिन का श्रावण मास्ट कोशिकाओं से होता है। ये नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक पदार्थों को, हिस्टामिन का कार्य ऊतकों के प्रदाह प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। तो इसी के क्रम में हम लोग आगे चलेंगे और देखेंगे कि इनके टाइप का वर्गीकरण किस प्रकार से है। इसे याद करने के लिए आप एक ट्रिक बनाइए, बेमिलन, BEMLN। बेमिलन में बी से आपका बेसोफिल हो जाएगा, ई से आपका इओसिनोफिल, एम फॉर मोनोसाइट, एल फॉर लिम्फोसाइट एंड न्यूट्रोफिल फॉर एन। तो बेसोफिल 0.5 से 1% पाई जाती है, इओसिनोफिल 2 to 3% पाई जाती है, या एसिडोफिल के रूप में भी इसे जाना जाता है, 2 से 3% इओसिनोफिल या एसिडोफिल। मोनोसाइट 6 से 8%, लिम्फोसाइट 20 से 25% और न्यूट्रोफिल 60 to 65% अमाउंट में पाई जाती है। अब ये किस प्रकृति के होते हैं, यानी कि अभिरंजक प्रकृति क्या है, तो बेसोफिल क्षारीय प्रकृति का होता है, इओसिनोफिल अम्लीय प्रकृति के हैं, मोनोसाइट क्षारीय प्रकृति का है, लिम्फोसाइट क्षारीय प्रकृति के हैं, न्यूट्रोफिल उदासीन है। यानी कि बेसोफिल बेसिक, इओसिनोफिल एसिडिक, मोनोसाइट बेसिक, लिम्फोसाइट बेसिक, न्यूट्रोफाइल जैसे न्यूट्रोफाइल वर्ड हैं तो न्यूट्रल स्पीसीज। अब केंद्रक की आकृति कैसी होगी, तो बेसोफिल जैसा कि दिखाया हुआ है आपको, मैं हाईलाइट कर देता हूँ इसे। बेसोफिल में आपका यस आकृति का बना हुआ, और इओसिनोफिल बाइलोब्ड टाइप का द्विपिंडीय आकृति का, मोनोसाइट किडनी बीन के शेप के, और लिम्फोसाइट आर राउंड गोलाकार शेप का। न्यूट्रोफिल जो आपके हैं वो हर्ष शेप, हर्षु शेप जिसे घोड़े की नाल जैसा कहा जाता है के क्रम में प्रदर्शित किए गए हैं। तो इसे याद करने के लिए आप ध्यान दीजिएगा, टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। बेसोफिल यस आकृति के होते हैं, इओसिनोफिल बाइलोब्ड या द्विपिंडीय प्रकार का होता है, मोनोसाइट किडनी शेप के होते हैं, लिम्फोसाइट गोलाकार शेप के होते हैं, और घोड़े के नाल के प्रकार का न्यूट्रोफिल पाया जाता है। अब इनका कार्य हम लोग देखते हैं। बेसोफिल का कार्य क्या है, इओसिनोफिल का कार्य क्या है, मोनोसाइट का क्या कार्य है, लिम्फोसाइट और न्यूट्रोफिल का। तो बेसोफिल में आपका प्रमुख कार्य हो जाएगा हिस्टामिन, सेरोटोनिन एंड हिपैरिन का श्रावण करना। तो बेसोफिल हिस्टामिन, सेरोटोनिन, हिपैरिन का श्रावण करता है। इओसिनोफिल प्रदाह प्रक्रिया यानी कि इन्फ्लेमेंटेशन प्रक्रिया या एलर्जी प्रक्रियाओं में वर्क करते हैं। आपका मोनोसाइट भक्षाणु प्रकृति फैगोसाइट का होता है। तो ये क्वेश्चन भी बना है कि मोनोसाइट के प्रमुख कार्य क्या हैं। रोगाणुओं को मारने की टेंडेंसी रखते हैं। ये भक्षाणु या फैगोसाइटिक प्रक्रियाएं संपन्न कराने का काम मोनोसाइट का होता है। लिम्फोसाइट आपका टी लिम्फोसाइट और बीटा लिम्फोसाइट है। ये एंटीबॉडी या प्रतिरक्षण की भूमिका में निभाते हैं। न्यूट्रोफिल भ्रमणकारी सेल्स हैं, भक्षाणु प्रकृति यानी कि भ्रमणकारी कोशिकाएं होती हैं न्यूट्रोफिल कोशिकाएं, और भक्षाणु प्रकृति भी वायरस बैक्टीरिया को समाप्त करने में भी इनका रोल रहता है। न्यूट्रोफिल इन्हें
पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। जैसे आपसे पूछा गया PMNL क्या है, तो आप बताएंगे न्यूट्रोफिल है, जिसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। अब यहाँ आपको दिखाया गया है डायापिडेसिस। न्यूट्रोफिल रक्त वाहिनी से निकालकर, ये रक्त वाहिनी है, रक्त वाहिनी से रोगाणुओं को हटाने का काम न्यूट्रोफिल का है, जिसे पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट कहा जाता है। इधर देखेंगे, ये रोगाणुओं को घेर लेती हैं, यानी कि न्यूट्रोफिल्स रोगाणुओं को घेर लेती हैं और इस गति को ही डायापिडेसिस कहा जाता है। रोगाणुओं को घेरने की प्रकृति न्यूट्रोफिल की है, जिसे डायापिडेसिस कहते हैं। जैसे वर्ड पूछा गया कि डायापिडेसिस क्या है, तो रोगाणुओं को घेर कर समाप्त कर देना न्यूट्रोफिल का वर्क ही डायापिडेसिस है। कुछ वन वर्ड क्वेश्चन है, इसको भी हम लोग अंडरलाइन करके स्टडी करते हैं। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट, स्मॉलेस्ट WBC लिम्फोसाइट है। सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट कहलाती है। सबसे कम मात्रा या प्रतिशत में पाई जाने वाली WBC बेसोफिल है और सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली WBC आपका न्यूट्रोफिल है। ये सभी परसेंटेज अमाउंट में दिए गए हैं, तो एक बार फिर से देख लीजिए। सबसे छोटी WBC लिम्फोसाइट, सबसे बड़ी WBC मोनोसाइट, सबसे कम मात्रा या परसेंटेज में बेसोफिल पाया जाता है और सबसे अधिक मात्रा या परसेंटेज में न्यूट्रोफिल पाए जाते हैं। आइए नेक्स्ट पार्ट की स्टडी हम लोग करते हैं, प्लेटलेट्स या बिम्बाणु। प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट कहा जाता है। RBC आपका एरिथ्रोसाइट है, WBC ल्यूकोसाइट है एंड प्लेटलेट्स आपके थ्रोम्बोसाइट हैं। अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट सेल के टुकड़े को बिम्बाणु कहते हैं। प्लेटलेट किसे कहा जाता है, तो आप बता सकते हैं कि अस्थि मज्जा की मेगा कैरियोसाइट सेल को ही प्लेटलेट कहते हैं। इनकी संख्या 1.5 लाख से 3.5 लाख पर मिलीमीटर क्यूब तक पाई जाती है, यानी कि 1.5 to 3.5 लाख पर mm क्यूब की संख्या में प्लेटलेट पाए जाते हैं। रक्त कोशिकाओं में सबसे छोटी कोशिका प्लेटलेट को ही कहा जाता है और इनका कार्य रुधिर का थक्का बनाना, यानी कि रक्त स्कंदन में सहायता करना होता है। ब्लड क्लॉटिंग में ये हेल्प करने का काम करते हैं। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बिम्बाणु की संख्या में होने वाली कमी, यानी कि प्लेटलेट का घट जाना थ्रोम्बोसाइटोपिनिया है। डेंगू में ये अक्सर देखने को मिलता है कि बिम्बाणु की संख्या में 50,000 से भी प्लेटलेट नीचे डाउन चले जाते हैं। तो थ्रोम्बोसाइटोपिनिया बिम्बाणु की संख्या में कमी या प्लेटलेट की संख्याओं में कमी है। जैसा एग्जाम्पल दिया है, डेंगू में 50,000 से भी कम प्लेटलेट हो जाते हैं। त्वचा पर लाल रंग के चकत्ते पड़ जाते हैं, परप्यूरिया है। फाइब्रिन रुधिर का थक्का जमाता है। रक्त में कैल्शियम डबल पॉजिटिव इनके लिए आवश्यक होते हैं, यानी कि रुधिर का थक्का जमाने वाला जो मेन कारक है वो कैल्शियम आयन है और ये फाइब्रिन के नाम से जाने जाते हैं। तो फाइब्रिन रुधिर में थक्का जमाने का कार्य करते हैं। PGT 2013 में पूछा गया एक क्वेश्चन है कि रुधिर का थक्का जमाने वाला कौन है, तो फाइब्रिन है। इसमें कैल्शियम आयन की अवेलेबिलिटी पाई जाती है। आइए हम लोग सीरीज़ को आगे बढ़ाते हैं। ब्लड ग्रुप रक्त समूह की स्टडी करते हैं। इसका मैंने वीडियो एक और बनाकर डाला हुआ है ग्रुप में, तो उसी का हम लोग एक्सप्लेन थोड़े से फास्ट 90 में करते हैं। ABO रक्त समूह की खोज लैंडस्टीनर जी ने की थी। AB रक्त समूह की खोज स्टोरली ने की, यानी कि पूछा जाए तो ABO रक्त समूह की खोज तो लैंडस्टीनर और AB ब्लड ग्रुप की खोज स्टोरली ने की थी। RBC की सतह पर N एसिटाइल गैलेक्टोजामिन शर्करा के कारण A एंटीजन प्रतिजन तैयार होता है, जिससे A ब्लड ग्रुप बनते हैं। देन RBC की सतह पर गैलेक्टोजामिन शर्करा के कारण B एंटीजन बनता है और ब्लड ग्रुप B बनते हैं। RBC की सतह पर जब दोनों A और B यानी कि दोनों एंटीजन अवेलेबल हों तो AB ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन होता है। कहने का मतलब N एसिटाइल गैलेक्टोजामिन और गैलेक्टोजामिन दोनों प्रकार की शर्करा यह देखने को मिल जाएंगी तो AB ब्लड ग्रुप होगा। और RBC की सतह पर जब एंटीजन नहीं होंगे, एंटीजन का अभाव होगा, तो O ब्लड ग्रुप का फॉर्मेशन होगा।
एंटीबॉडी प्रतिरक्षी। अब एंटीबॉडी में ये ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन के खिलाफ प्लाज्मा में बनते हैं, यानी कि एंटीबॉडी जो है वो ग्लाइकोप्रोटीन एंटीजन के खिलाफ प्लाज्मा में बनती है। ये रक्त समूह का ग्रुप है, एंटीजन एंड एंटीबॉडी दिखाया गया है। रक्त समूह आपका ए बी एंड ओ टाइप 4 टाइप का समूह है। तो रक्त समूह के टाइप ही एंटीजन के टाइप हैं, यानी कि ए रक्त समूह में एंटीजन ए पाया जाता है, बी रक्त समूह का एंटीजन बी होता है, ए बी रक्त समूह में 2 एंटीजन ए और बी होते हैं, ओ में एंटीजन अनुपस्थित होते हैं, यानी कि एब्सेंट होते हैं ओ ब्लड ग्रुप में एंटीजन। अब आप एंटीजन का उल्टा कर दीजिए तो एंटीबॉडी बन जाएगी, यानी कि ए ब्लड ग्रुप में ए एंटीजन एंटीबॉडी बी की, बी ब्लड ग्रुप में एंटीजन बी का एंटीबॉडी ए का, ए बी में एंटीजन ए और बी लेकिन एंटीबॉडी कोई नहीं, यानी कि एब्सेंट। ओ में एंटीजन एब्सेंट होते हैं बट एंटीबॉडी ए और बी की पाई जाती है। तो इसी के कारण ओ रक्त समूह को सार्वत्रिक दाता यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है, एंटीजन एब्सेंट होने के चलते। लेकिन ए बी ब्लड ग्रुप जो है वो सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिसीप्टर एंटीबॉडी एब्सेंट होने के चलते कहा जाता है। तो आपसे पूछा जाए कि सर्वदाता कौन है तो ओ रक्त समूह, सर्वग्राही कौन है तो ए बी रक्त समूह। यहाँ याद करने का ट्रिक है, ए से ले सकता है ब्लड और ए बी को दे सकता है ब्लड, ओ से भी ए वाले ब्लड ले सकते हैं और बी से भी, बी अपने में भी ब्लड सेल्फ ग्रुप से ले सकता है और ए बी को दे भी सकता है। तो इस प्रकार से ए बी को ए वाले दे सकते हैं, बी वाले दे सकते हैं, ओ वाले दे सकते हैं, बट ओ अपने स्वयं से ही ले सकता है और दे सभी को सकता है। ओ बी वाले को भी दे सकता है ब्लड, ए वाले को भी दे सकता है और ए बी वाले को भी दे सकता है। तो ए बी सभी वर्गों से ब्लड ग्रहण करता है, इस वजह से इसे सार्वत्रिक ग्राही यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं, और ओ सबको देता है, इसी वजह से सार्वत्रिक दाता या यूनिवर्सल डोनर कहते हैं। नोट पॉइंट है, सभी रक्त समूह में एच एंटीजन उपस्थित होते हैं परंतु बॉम्बे टाइप रक्त समूह में ये अनुपस्थित होते हैं। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एच एंटीजन की अवेलेबिलिटी सभी रक्त समूह में होती है लेकिन बॉम्बे टाइप में ये एच एंटीजन नहीं पाए जाते। एंटीजन या प्रतिजन एंटीबॉडी रिएक्शन प्रतिरक्षी अपक्रिया, ब्लड क्लॉटिंग, यानी कि एंटीजन और एंटीबॉडी की अपक्रिया के दौरान ही ब्लड क्लॉटिंग, ब्लड के क्लैम्प बनते हैं जिससे व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। यदि विपरीत रक्त समूह का रक्त चढ़ा दिया जाए तो ऐसी कंडीशन उत्पन्न हो सकती है कि एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन हो जाएगा जिससे ब्लड क्लॉट कर जाएगा और रोगी की मृत्यु हो जाएगी। आरएच फैक्टर के बारे में आइए स्टडी करते हैं। आरएच फैक्टर खोज वीनर और लैंड स्टीनर ने की थी, यानी कि वीनर एंड लैंड स्टीनर साइंटिस्ट ने ही आरएच फैक्टर की खोज की थी। रीसस मंकी में इसका अध्ययन किया गया था। रीसस मंकी नाम से ही इसे आरएच, रीसस में आरएच वर्ड से ही आरएच फैक्टर बना। आरएच कारक आरबीसी की सतह पर उपस्थित होते हैं और उपस्थित कारक में पॉजिटिव कैरेक्टर है आरएच का और अनुपस्थित होना आरएच नेगेटिव कहलाता है। भारत में 93% आरएच पॉजिटिव के केसेस पाए जाते हैं, 7% में आरएच नेगेटिव का केस पाया जाता है। ओ नेगेटिव आरएच कारक अनुपस्थित होने के लिए और ए बी पॉजिटिव आरएच कारक उपस्थित होने में। तो सार्वत्रिक ग्राही जो हैं वो ए बी पॉजिटिव वाले हैं और सार्वत्रिक दाता जो हैं वो ओ नेगेटिव वाले हैं। यदि पिता आरएच फैक्टर पॉजिटिव का है और माता आरएच फैक्टर नेगेटिव की है तो पहली संतान आरएच पॉजिटिव वाली होगी और सुरक्षित प्रसव, यानी कि प्रसव पहला बेबी जो होगा वो सुरक्षित रहेगा। बच्चा आरएच पॉजिटिव रक्त माता के रक्त के साथ मिला हुआ पाया जाएगा। लेकिन ऐसे केस में माता के रक्त में आरएच एंटीबॉडीज़ बनती है और फिर से जब दूसरी संतान होगी तो माता की आरएच एंटीबॉडीज़ उसके शरीर में अपरा में प्रवेश कर जाएंगे।
जिसके परिणाम स्वरूप एंटीजन एंटीबॉडी प्रतिक्रिया होगी और आरबीसी का गुच्छा बन जाएगा। परिणाम स्वरूप बेबी की डेथ भी हो सकती है। इस प्रकार होने वाली सेकंड बेबी की डेथ को ही एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस कहा जाता है। पहली संतान तो इस दशा में स्वस्थ उत्पन्न होती है, लेकिन दूसरी संतान में एंटीजन एंटीबॉडी अक्रिय होने के चलते एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस हो जाता है और बेबी की डेथ भी हो सकती है। एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के उपचार के लिए हम लोग एंटी-डी, रोगम, रोलिन नामक इंजेक्शन का उपयोग करते हैं और ये इंजेक्शन एंटी-आरएच एंटीबॉडीज़ के घोल का उत्पन्न करती हैं और इस भयंकर बीमारी से निजात दिलाने का कार्य करती है। तो जैसे पूछा जाएगा कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटालिस के उपचार के लिए किन मेडिसिन का उपयोग हुआ, तो एंटी-डी, रोगम और रोलिन का। तो इसी पर ये वीडियो एंड करूँगा और ये एक बहुत ही अच्छा कम समय में रिवीजन करने का बहुत ही बढ़िया क्लास है। यहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन देखने को आपको मिल सकते हैं। तो ऐसे ही लेटेस्ट क्लास के लिए आप बने रहिए एग्ज़ाम टाइम रिलोडेड से। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।